बच्चों हमारी पहली प्रॉब्लम है, इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन आपको गिवन है और इस रिएक्शन का ई नॉट सेल दे रखा है 1.28 वोल्ट। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, सेकंड है इट विल डिक्रीज एज जेड एन डाई पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन है इट विल इंक्रीज एज सी यू पॉजिटिव इंक्रीजेस, और डी ऑप्शन है इट विल इंक्रीज एज डाई पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम है बच्चों, और इसमें ओवरऑल वोल्टेज का मतलब है वो आपसे ई सेल की बात कर रहा है, सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है कि इस ई सेल पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन में, जो जेड एन आयन और कॉपर आयन जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, ये पूछना चाह रहा है। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तो उसका जो सेल पोटेंशियल है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, जो होती है बच्चों टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो जो ई सेल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब इसके अपोजिट टाइम के साथ जो प्रोडक्ट हैं जैसे जेड एन आयन है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर टाइम के साथ इंक्रीज करती है तो उस केस में ई सेल की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ई सेल कम होगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो तब भी ई सेल कम होगा। ठीक है, तो इसके बढ़ने से और कॉपर आयन के घटने से ई सेल की वैल्यू घटती है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने से ई सेल की वैल्यू कम होती है। आप इस तरह से इसको रिलेट कर लेना। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जेड एन आयन आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर जो सेल पोटेंशियल है वो आपका कम होगा। यही लिखा हुआ है, इट विल डिक्रीजेस, मतलब जो सेल पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा एज जेड एन डाई पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, आउट ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव, Sc tripositive, Cr tripositive and Co tripositive ion, the one which is colorless in aqueous solution is। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं स्कैंडियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो ये 3d सीरीज के एलिमेंट हैं, तो इसमें 3d और 4s ऑर्बिटल आएंगे। तो d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन और एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल कर देना। अब स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव की बात करी गई है प्रॉब्लम में, तो ट्राई पॉजिटिव में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ट्राई पॉजिटिव का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो जाएगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और बच्चों जब डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं उस कंडीशन में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, और डी ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो ऐसे जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं। और इस प्रॉब्लम में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आयन आपका कलरलेस होगा। तो बच्चों कलरलेस वही आयन होते हैं जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, और डी ट्रांजिशन किसके अंदर नहीं होता, अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या डी आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उस कंडीशन में डी ट्रांजिशन नहीं होता है और आयंस आपके क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बाकी अगर ऑप्शन को हम चेक करें तो आयरन की बात करी गई है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 3d और 4s, डी में आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 और एफ में आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Fe ट्राई पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 3d5 और s0। ठीक है, अब यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ डी ट्रांजिशन हो जाएगा, केवल इन्हीं कंडीशन में डी ट्रांजिशन नहीं होता है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन हो जाएगा बच्चों, जिसकी वजह से ये आयन कलर शो करेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव की बात करेंगे। तो पहले मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और ये एक एक्सेप्शन होता है बच्चों।
इसमें डी में और एस में, ध्यान रखना एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और डी में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये एक्सेप्शन की वजह से हुआ। अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो बच्चों एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते और डी में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आते। एक्सेप्शन की वजह से ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो +3 क्रोमियम +3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे एक यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो आपके डी में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3। तो यहाँ पर भी बच्चों डी ट्रांजिशन हो जाएगा और ये भी आयन कलर शो करेगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 और कोबाल्ट +3 की बात करी गई है प्रॉब्लम में। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो बेटा ये कंडीशन ध्यान रखना कि जब भी कलर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा आयन आपका कलर शो करेगा तो उस आप कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा आयन का उसका, और आयन में अगर D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो समझ जाइए वहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होगा और वो आयन आपका कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो कलरलेस आयन के बारे में पूछा गया था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसमें बोल रहा है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। आपसे बोला जा रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इनमें से किसके अंदर होती है। तो बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये बेटा देखो इसमें ब्रोमेमाइड आ रहा है, तो ये जो एमाइड है ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि ये रिएक्शन किसके अंदर होती है। तो बच्चों ये रिएक्शन हमें एमाइड के अंदर देखने को मिलती है और एमाइड का जो एग्जाम्पल है इसमें वो सी ऑप्शन है ArCONH2, क्योंकि एमाइड में बेटा ये आपका ग्रुप होता है CONH2। जिन कंपाउंड में CONH2 आता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन एमाइड के अंदर देखने को बच्चों मिलती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है इन द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वेरियस कार्बन एटम्स हैव बीन नंबर्ड, द एनोमेरिक कार्बन इज नंबर्ड एज। देखो बच्चों आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गिवन है कार्बोहाइड्रेट का और उसमें आपको नंबर दे रखे हैं, कार्बन पे नंबरिंग करी गई है और वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो नंबर किए हुए कार्बन है इनमें से कौन सा कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एनोमेरिक कार्बन की पहचान क्या होती है। जब भी बच्चों आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपको ये देखना है कि किस कार्बन से डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है। ठीक है, किस कार्बन पे आपके डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉन्डेड है, उसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है देखो ये एक ऑक्सीजन इससे बॉन्डेड है, ये देखो ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन ये बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्डेड है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला कार्बन है यही आपका एनोमेरिक कार्बन होगा। बाकी आप इस स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा कहीं पर भी कोई भी कार्बन डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है। देखो ये वाला जो कार्बन है ये एक ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, दूसरा ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है। कहीं भी आप देख सकते हो इधर कार्बन है, इधर आपका कार्बन है, ऊपर आपका हाइड्रोजन है, तो ये एनोमेरिक कार्बन नहीं होगा। केवल इस पूरी स्ट्रक्चर में यही एक कार्बन है जहां पर 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड हैं। तो ऐसे कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होगा आपका ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब देखो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें आपको मैंने बता रखा है कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है और सॉल्युबिलिटी जो होता है उसमें इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए किसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस गैस के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो उस बेसिस पे यहाँ पर अगर आप देखें पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर फॉर, मतलब हेनरीज कांस्टेंट ग्रेटर होगा उन गैसेस के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। गलत भैया, KH और सॉल्युबिलिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर KH ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि KH आपका ग्रेटर तब होगा जब गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए 6 में क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। पहला ऑप्शन कह रहा है La, बेटा La यहां पर है लेंथेनम, ठीक है, इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57 और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है बच्चों। हाँ, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो आपके ए ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये लेंथेनम है बच्चों।
ठीक है। और इसके आगे जो एलिमेंट आते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71, वो आपके लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं और वो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथेनम भी आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं, लेंथेनॉइड्स मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बच्चों। लेंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है ये करेक्ट है। आगे कह रहा है कि जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई, बिल्कुल सही है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर होता है। और इसके बराबर होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के जो साइज हैं वो बराबर होते हैं, तो ये भी करेक्ट है बच्चों। आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम La ट्राई पॉजिटिव टू लुटेटियम Lu ट्राई पॉजिटिव आयन, ये बिल्कुल बात सही है। ये भी ये जो साइज़ है ये बच्चों हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की, तो बेटा लेंथेनॉइड सीरीज़ में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ में डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, और उसके डिक्रीजमेंट का जो रीज़न है ना बच्चों वो आपका है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब हम लेंथेनॉइड सीरीज़ में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेंथेनम से लुटेटियम जाने पर साइज़ में कमी देखने को मिलती है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि लेंथेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, बच्चों ये गलत है और यही आपका इनकरेक्ट पूछा गया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लेंथेनॉइड्स आपके रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं बच्चों, एक्टिनॉइड्स आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, जो एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है, एक्टिनॉइड्स आपके रेडियो एक्टिव होते हैं बच्चों। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पर आपसे बोला गया है कि आउट ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड 1 ब्रोमो प्रोपेन द मॉलिक्यूल विच इज कायरल इन नेचर इज। अब देखो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनके स्ट्रक्चर बनाकर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कायरल किसको कहा जाता है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सा है कि कायरल उनको कहा जाएगा जिनके अंदर अगर बच्चों एक कायरल सेंटर आपको मिल गया, ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिसकी भी स्ट्रक्चर में आपको एक कायरल सेंटर मिल गया तो वही मॉलिक्यूल आपका क्या होगा बच्चों? कायरल होगा, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या करा, पहले हमने स्ट्रक्चर बनाई। सबसे पहला जो ऑप्शन था 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या था बच्चों? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है, और मैंने देखा कि ये वाला जो कार्बन है जिसपे ब्रोमीन लगा हुआ है ये आपका कायरल सेंटर है। ये सर कायरल सेंटर कैसे है? कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? जिस कार्बन से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों, और कार्बन के 4 बॉन्ड अगर अलग अलग एटम या ग्रुप से लगे होते हैं तो वो कायरल सेंटर होता है। तो ये वाले कार्बन को अगर आप चेक करें तो एक बॉन्ड Br से बना हुआ है, एक आपका मिथाइल ग्रुप से बना हुआ है, एक आपका इथाइल ग्रुप से बना हुआ है, और एक हाइड्रोजन है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये जो चारों बॉन्ड हैं इस कार्बन के, इनसे अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये कायरल सेंटर है बच्चों। और जिन मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर होता है वो ऑलवेज बच्चों क्या होते हैं? आपके कायरल होते हैं। इस वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। 8 में क्या कह रहा है? इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द स्ट्रक्चर ऑफ वाई वुड बी। यहाँ पर एनिलीन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ हो रही है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, जिससे आपका X कंपाउंड बन रहा है। फिर इस X कंपाउंड की रिएक्शन हम C2H5OH के साथ करा रहे हैं, जिससे हमारा Y कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा। अब किसके लिए पूछ रहा है? वाई। यहाँ पर वाई जो कंपाउंड है वो क्या है इनमें से, वो आपको बताना है। तो अब बच्चों हम रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो आपका एनिलीन दे रखा था, इसकी रिएक्शन NaNO2+HCl के साथ कराई गई है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों ये जो रिएजेंट है ये डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये क्या करेगा, जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है N2 Cl नेगेटिव। ये डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है C2H5OH के साथ, मतलब एथेनॉल के साथ कराई जा रही है। तो यहाँ पर जो एथेनॉल है बच्चों ये डायजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करेगा। क्या करेगा बच्चों? रिडक्शन करेगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट हटके ये यहाँ पर H जुड़वा देगा और ये बना देगा बेंजीन। तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्कोहल पिया जाता है, तो मैंने ऐसे आपको याद करा रखा है ये चीज़ कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है वो एथेनॉल पीने के बाद चिल्लाता है मम्मा बेंजीन। मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब एथेनॉल पिला दिया जाता है, मतलब रिएक्ट करा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? मम्मा बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एक और रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, जैसे H3PO2 ये वाला रिएजेंट अगर आता है H3PO2, तो ये दोनों रिएजेंट का काम यही है। देखो H3PO2 PO2 और ये भी अल्कोहल है, ये भी पीने वाली चीज़ें। तो ये दोनों जो पीने वाली चीज़ें हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करती हैं? बेंजीन में कन्वर्ट करती हैं। तो बेटा हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन की बी
ये बेंजीन का फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ आई विथ MnO4 नेगेटिव इन एल्केलाइन मीडियम इज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम में बात हो रही है MnO4 नेगेटिव की और आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करने की बात हो रही है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को आपको बताऊं बच्चों, देखिए याद रखिएगा आई नेगेटिव की बात हो रही है, MnO4 नेगेटिव की बात हो रही है, और मीडियम कैसा है बच्चों, एल्केलाइन मीडियम है। तो एल्केलाइन मीडियम में याद रखिएगा जब रिएक्शन होती है तो आई नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है IO3 नेगेटिव में, और MnO4 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। किसमें? MnO2 में। और H2O कन्वर्ट हो जाता है OH नेगेटिव में। तो बस आपको तो इतना याद रखना था कि जब भी आपका एल्केलाइन मीडियम होगा तो आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, IO3 नेगेटिव में। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूं कि अगर मीडियम बच्चों एसिडिक होता, क्या होता, एसिडिक होता, तो बच्चों आई नेगेटिव को मैं किस में कन्वर्ट करता, I2 में कन्वर्ट करता। तो कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिर्फ यहां पर मैं मान लीजिए एसिडिक मीडियम लिख देता, क्या लिख देता, एसिडिक मीडियम, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो होता है ना बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता, I2 में। लेकिन यहां पर पूछा गया है एल्केलाइन मीडियम, तो एल्केलाइन मीडियम में आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है आपका, IO3 नेगेटिव में। तो बच्चों इस कंफ्यूजन से बचिएगा, क्योंकि आज एल्केलाइन मीडियम बोला है इसलिए डी ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन अगर कल को इसने यहां पर एल्केलाइन मीडियम की जगह एसिडिक मीडियम बोल दिया तो फिर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है कि पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। DDT इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड। इट इज ए ग्रीन हाउस गैस, गलत है बेटा, ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, फर्टिलाइजर, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, और डी ऑप्शन है नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड। देखो बच्चों डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये इंसेक्ट को किल करने में यूज करा जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बच्चों जो केमिकल्स आपके बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11 में बोला जा रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव इनटू Mn डाई पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें बच्चों आपसे कहा गया है कि MnO4 नेगेटिव को Mn डाई पॉजिटिव में आपको क्या करना है बच्चों, इसका रिडक्शन करना है, और कितना, 1 मोल का रिडक्शन करना है, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन आपको 1 फैराडे, 5 फैराडे, 4 फैराडे और 6 फैराडे, फैराडे में आपको आंसर दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों मैंने आपको बता रखा है, ये फॉर्मूला लगाते हैं जब भी चार्ज पूछा जाता है आपसे, तो N इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय F। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, 1 मोल MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट करना था आपका Mn डाई पॉजिटिव में, तो सबसे पहले आप Mn का चार्ज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इस कंपाउंड में +7 और यहाँ पर है +2, जो इसके ऊपर चार्ज है ना बच्चों वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का, और यही डिफरेंस क्या कहलाता है आपका वैलेंसी फैक्टर। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल की बात करी गई है 1 की, क्यों मुझे निकालना है और किस में निकालना है, फैराडे में। तो फैराडे में निकालना है तो बच्चों मुझे फैराडे की यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर मान लो बेटा यहाँ पर गुलाम में निकालना होता तो मैं फैराडे की वैल्यू पुट करता, यहाँ पे 96500 पुट करता, लेकिन बच्चों यहाँ पर मुझे क्यू जो निकालना है फैराडे में, तो इसलिए मैं इसको एफ ही लिखा रहने दूंगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपका 5F, और ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपकी प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें कह रहा है कि एल्कीन्स आर फॉर्म बाय हीटिंग एल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज। कौन सा पहला स्टेप होगा, तो आइए मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास बेटा एल्कोहल है, ये एथेनॉल है आपके पास, और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीटिंग कंडीशन में कराई जाती है। तो जो एथेनॉल है बेटा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस एल्कीन का नाम है इथीन। ठीक है, ये मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पहला स्टेप क्या होता है। तो आपको बता दें बच्चे, इसमें शुरू में क्या होता है कि जो आपका एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है और जो एसिड है, एसिड का जो H पॉजिटिव आयन है, उनके बीच में रिएक्शन होती है। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, कंसंट्रेट H2SO4 से। तो एथेनॉल क्या करेगा, एथेनॉल में जो ऑक्सीजन है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को अपने लोन पेयर देगा। लोन पेयर देने के बाद ये H आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है। ठीक है, जब ये बन जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, तो सेकंड स्टेप में
यहाँ पर ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ पर ये जो आपका OH2 वाला पार्ट है, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, बाहर निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बोकेटाइन बन जाता है, उसके बाद इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास में जो आपका अल्फा कार्बन है, वहाँ से आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो स्टेप है यहाँ पर जिसमें प्रोटॉन निकल रहा है, इस स्टेप को हम बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल आपका एल्कीन में कन्वर्ट होता है, ये 3 स्टेप में कन्वर्ट होती है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और तीसरा आपका होता है एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। तो हमसे पहला स्टेप पूछा गया था कि पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप होता है बच्चों प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं 13 से लेकर 16 तक, और ये भी बेटा MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपका ये असर्शन और रीजन दोनों सही होते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ सही होते हैं, तो ये ऑप्शन सही होता है बच्चों। और अगर असर्शन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन असर्शन का रीजन के अंदर नहीं होता है, तो बी ऑप्शन होता है। तीसरा आपका है असर्शन अगर सही होगा और रीजन गलत होगा तो सी ऑप्शन, और असर्शन अगर गलत है और रीजन सही है तो फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम पहला देखते हैं इसमें। असर्शन में क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl गिव्स हाइड्रोजन एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो आपको मैं बता देता हूँ ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है उसका रीजन समझिएगा। मैंने आपको बता रखा है एक तरफ एनोड लिखना है, एक तरफ कैथोड लिखना है। एनोड के नीचे आपको पॉजिटिव और कैथोड के नीचे नेगेटिव, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है वो कैथोड होता है। ठीक है, और जो आपका जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं बेटा आप NaCl का करा रहे हैं, तो NaCl के अंदर 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं आपके, एक आपका Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये कहाँ पर जाएगा आपका एनोड पर। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड पर जाएगा और पॉजिटिव वाला आपका नेगेटिव पर जाएगा, तो Na पॉजिटिव आपका यहाँ पर जाएगा। और ये इलेक्ट्रोलिसिस आपका एक्वस मीडियम में हो रहा है तो वाटर भी होगा, तो वाटर एक बार एनोड पर लिखेंगे और आप एक बार कैथोड पर लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, एनोड पर 2 चीज़ें हैं, एक वाटर है और एक Cl नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इनमें Cl नेगेटिव की रिएक्शन आपकी होती है। अब Cl नेगेटिव की रिएक्शन होने का यहाँ पर रीज़न क्या है बच्चों, कि जो Cl नेगेटिव और वाटर है, वैसे तो आपको बता दें कि जो एनोड पर रिएक्शन उसकी होती है जिसकी SRP लो होती है, और यहाँ पर वाटर की जो SRP है बच्चों कि ये लो है, ये SRP क्या है, लो है, और Cl नेगेटिव की जो SRP है वो क्या है, हाई है। तो भैया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है एनोड पर उसकी रिएक्शन होती है जिसकी SRP क्या होती है, लो होती है, तो वाटर की रिएक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बच्चों, वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके लिए ओवर वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाता बच्चों। यहाँ पर Cl नेगेटिव ओवर वोल्टेज की वजह से वाटर का यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, Cl नेगेटिव की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव का जब रिएक्शन होगी तो Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ये रिएक्शन देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब कैथोड पर किसकी रिएक्शन होती है, जिसकी SRP हाई होती है, SRP हाई होती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर SRP वाटर की आई है तो वाटर की रिएक्शन होगी, और वाटर की रिएक्शन से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यही बोला गया था कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए रीजन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में लिखा हुआ है कि क्लोरीन हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर। अब इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए जो क्लोरीन होता है बच्चों उसका हाई SRP होता है और लो SOP होता है। ठीक है, SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो SOP होता है वो लो होता है और SRP हाई होता है, और इसमें क्या बोल रखा है कि क्लोरीन हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर। ये गलत है बच्चों। वाटर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें क्लोरीन का SOP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, यहाँ पर हाई बोला गया है, तो इस वजह से रीजन गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका असर्शन है कि क्यूप्रस सॉल्ट्स आर डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्यूप्रस सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्यूप्रस सॉल्ट्स उनको कहा जाता है बच्चों जिसमें Cu पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, और Cu पॉजिटिव आयन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगा बेटा 3D10 और 4s0। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मतलब आपका जो डी सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो वहाँ पर नेचर होता है डायामैग्नेटिक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपके क्यूप्रस सॉल्ट होते हैं वो नेचर में डायामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्यूप्रस सॉल्ट है उसमें जो आपका क्यूप्रस आयन है, Cu पॉजिटिव आयन है, उसमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, जिसकी वजह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है और नेचर में डायमैग्नेटिक होगी। ये तो आपको शायद आता होगा कि जैसे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करोगे तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो नेचर क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है बच्चों। अब रीजन में देख लेते हैं कि क्यूप्रस आयन हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अभी मैं बता रहा था बच्चों कि जो आपका क्यूप्रस आयन है ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है। देखो क्यूप्रस आयन का डी ऑर्बिटल, देखो क्यूप्रस आयन का डी ऑर्बिटल क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसी की वजह से ये डायामैग्नेटिक भी है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों, असर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कह रहा है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो बच्चों, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो आपके हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड के केस में बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास या फिर सरफेस एरिया के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अब इस कंपाउंड में एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसमें क्लोरीन आ रहा है, और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसमें ब्रोमीन आ रहा है। इसमें क्लोरीन है और इसमें आपका ब्रोमीन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है और क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कम होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जिस कंपाउंड का ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। तो जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों? ज़्यादा है। अब असर्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बोला है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। नहीं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो असर्शन क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। अब देखिए, मोर पोलर वो बॉन्ड होगा जहां पर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा। अब यहाँ पे कार्बन से Cl लगा है और यहाँ पे कार्बन से ब्रोमीन लगा है, और हम जानते हैं कि बच्चों क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। तो ध्यान रखना, उस बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा होती है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आपका ज़्यादा पोलर होगा। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। तो यहाँ पर बच्चों रीज़न आपका सही है, लेकिन असर्शन गलत था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है इसके अंदर कि एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। देखो बच्चों, अगर एनिलीन की बात करें तो ये एनिलीन है, और एसिटानिलाइड आपका ये होता है। बस अंतर ये होता है कि यहाँ पर H हटाकर अगर आप एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं, COCH3 लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों, हम बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले देखते थे लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर। तो ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर दोनों आपके बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, तो दोनों ही आपके कैसे लोन पेयर हैं? ये डीलोकलाइज लोन पेयर हैं। अब आपको ये देखना है कि बच्चों यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन से ये ग्रुप लगा हुआ COCH3, तो ये ग्रुप जो है ये इस लोन पेयर के साथ ये रेजोनेंस करता है, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इस कार्बन से बॉन्डेड है और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई ऐसा आइटम लगा होता है जिस पे लोन पेयर होते हैं तो वो रेजोनेंस करता है। तो बेटा यहाँ पे जो रेजोनेंस से ये जो ग्रुप है आपका एसिटाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो आप इसको ना, इस वाले ग्रुप को कह सकते हैं कि ये आपका -R ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और आपको मैंने बता रखा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, -R इफेक्ट लगा रहा है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ना तो बेटा इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही खींचता है। तो इस कंडीशन में ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होगा। तो उसमें जो बात बोली गई थी असर्शन में, वो बिल्कुल आपकी करेक्ट। अब देखिए रीजन में आपसे क्या बोला है? एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। बेटा एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन का मतलब होता है कि एनिलीन को एसिटानिलाइड में कन्वर्ट करना, मतलब इसका H हटाकर इस पर एसिटाइल ग्रुप जोड़ना, यही आपका एसिटाइलेशन होता है। तो एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये कह रहा है कि एनिलीन का जब हम एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब कि जब ये ग्रुप जुड़ जाता है एनिलीन पर,
तो इसके जुड़ने से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो बच्चों ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही बात कही गई है कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। तो ये बात भी बच्चों, रीजन भी आपका सही है। और जो असर्शन में लिखी हुई बात है उसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। असर्शन में क्या बोला गया था कि एसिटिनालाइड जो होता है आपका वो लेस बेसिक होता है एज कंपैरिजन टू एनिलीन। अब ये लेस बेसिक इसी वजह से है क्योंकि ये जो आपका एसिटाइल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये बच्चों उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एसिटाइलेशन एनिलीन का होने से बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिल्कुल बात करेक्ट है।